यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। 4 महीने से हमारी सैलरी भी नहीं मिल रही थी, सैलरी रोकी हुई थी। हमारे जो वाल्मीकि समाज से जो आदमी है सारे वो हटाए गए हैं जो 15-20 साल से जामिया में काम कर रहे हैं। चपरासियों की मामलों की 2-2 साल के अंदर ही परमानेंट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए यह प्रतिक्रिया मांगने के लिए हमने बुलाया था जामिया वालों को, लेकिन कोई नहीं आया है। हमारे साथ डीके दुबे जी है, संविधान विशेषज्ञ है। दुबे जी, ये तो संविधान के साथ भी मजाक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, संविधान के साथ कोई ये नया मजाक नहीं हो रहा। मैं आपको एक बड़ी अच्छी घटना बताता हूँ। हाँ। जम्मू कश्मीर राज्य में 1956-57 में उन्होंने पंजाब से कहा कि हमें कुछ स्वीपर दे दीजिए। पंजाब ने उनसे कहा कि आपके यहाँ पीआरसी का चक्कर है, हम स्वीपर नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप स्वीपर दे दीजिए, इनको हम पीआरसी दे देंगे। पीआरसी मतलब परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे देंगे। हाँ। तो उस सर्टिफिकेट में लिखा क्या गया कि नाउ यू आर एबल टू डू दिस जॉब, यू आर एबल टू ज्वाइन हियर एंड परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट फॉर द स्वीपर वर्क ओनली। यानी कि किसी व्यक्ति को स्वीपर बनाने के लिए ये एक सर्टिफिकेट दिया गया और उनके वंशज 3-3 पीढ़ियां हो गई और उन 3 पीढ़ियों में भी वो प्रोफेसर डॉक्टर हो सकता था, लेकिन वो वहां जाएगा तो स्वीपर ही बनेगा। ये हमारे यहाँ कोई नया काम नहीं हुआ। आर्टिकल 35 कैपिटल ए जो अभी अभी हमने एब्रोगेट किया है, उस आर्टिकल 35 कैपिटल ए की विशेषता ही यही थी कि वो साहब दलितों को वहां एक 4था दर्जा और 5वां दर्जा देता था और बाकी कोई अधिकार नहीं देता था, सिर्फ और सिर्फ सफाई करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि मानसिकता किसी एक समुदाय की किस स्तर की हो सकती है। अभी अभी आपने चर्चा की कि जोगेंद्रनाथ मंडल जी की, कि उनको राष्ट्र बनाने के लिए तो तोड़ लिया, बहुत बड़ा बांग्लादेश का हिस्सा चला गया, लेकिन बाद में उनको यहाँ आना पड़ा और अब गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ी। तो क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्शन दिए गए हैं, उन प्रोटेक्शन के ऊपर एनोमली क्रिएट करते हुए ये लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो यूनिवर्सिटी चूंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी रहती है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो पावर है वो पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं हो सकती। आप एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन देते हैं और दूसरी तरफ आप किसी समुदाय को बाहर निकाल कर खड़ा कर देते हैं। ये एकदम विरोधी बात, दो विरोधी बातें हैं कि एक तरफ आप किसी समाज को आगे लाएं और एक तरफ किसी समाज को एकदम पीछे धकेल दें। ये हमारे देश में ही होता है। संसार के किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशनली किसी को स्वीपर नहीं बनाया जाता। हम स्वीपर वर्ग को उठाते हैं, हमारे यहाँ स्वीपर वर्ग बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाता है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्वीपर बनाया जाता है। ये हमारे देश की विडंबना है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ भारत में कोई पहली बार नहीं हो रहे, इस प्रकार के खिलवाड़ बहुत बार हो चुके हैं। दुबे जी, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आपने कश्मीर के साथ जोड़कर कि जहां अजन्म केवल स्वीपर ही रहने के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन कई लोग तो इसको धार्मिक मान्यता के साथ भी देखते हैं। दुबे जी, नहीं, धार्मिक मान्यता का मतलब क्या है? भारत एक सेकुलर, एक तरफ तो आप कहेंगे कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, बिल्कुल, और एक तरफ आप कहेंगे कि नहीं साहब ये जो है वो इनको हम बाहर करेंगे। तो ये कैसा सेकुलरिज्म है भारत में? क्या फर्जी दिखाने के लिए सेकुलरिज्म है या फिर वाकई में सेकुलरिज्म है? आप एक तरफ कहते हैं सेकुलर है, आप देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में जब इंदिरा गांधी ने सेकुलर वर्ड जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जम्मू कश्मीर राज्य में वो लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि वहां स्वीपर्स की उनको महादशा करनी थी, ये जो उन्होंने की। तो क्या है कि हमारे यहाँ सेकुलर शब्द भी सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया जाता है, वो ऐसे नहीं इस्तेमाल किया जाता कि वाकई में उसका इफेक्ट क्या होगा। इसलिए ये सारे ड्रामे होते हैं। खासतौर से ये जो एक समुदाय है, वो समुदाय इसको कैसे मिसयूज करे और कैसे बाकी हिंदू समाज को प्रियम दर्जे पर लेकर जाए और उसको हीन भावना महसूस हो, ऐसा करने के लिए इसका मिसयूज किया जाता है और किया जाता रहा है। आज जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी उसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि 35 कैपिटल ए तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया वो दिख रहा है।
जो है ये 18 वर्षों से काम कर रहे थे, तो 18 वर्षों से काम करने के बाद भी 100 की संख्या इन लोगों की है, वो परमानेंट नहीं किए गए। लेकिन उसी जामिया के अंदर ड्राइवर्स हों या चपरासी हों, अगर वो मुस्लिम हैं और उनके कम्युनिटी से आते हैं तो उनको 2 वर्षों में ही वहां पे परमानेंट नौकरी पे रख दिया जाता है। तो इस तरीके का जो भेदभाव है विश्वविद्यालय के अंदर वो लगातार चल रहा है, और इस पूरे भेदभाव के पीछे कहीं ना कहीं यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर जामिया के अंदर क्या हिंदुओं को नौकरी करना गुनाह है, क्या वो वहां पे नौकरी नहीं कर सकते हैं। ये तकरीबन 24 लोग जो वहां से निकाले गए आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इनको परमानेंट कब किया जाएगा और इनको नौकरी की जो बहाली है वो इनकी कब की जाएगी। कैमरामैन कमल के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। दुबे जी, आखिर ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का बेनिफिट ये ले रहे हैं या उसका उल्लंघन कर रहे हैं कि मुसलमान तो 2 साल में परमानेंट हो रहा है और हिंदू 18 और 20-22 साल के बाद भी निकाला जा रहा है? दुबे जी, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का मामला है, जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या अपनी यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करने की बात आती है। लेकिन जामिया मिलिया इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चुकी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरह के कानून लागू नहीं होते। इसलिए ये जो सहारा 29-30 का लिया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। और जब हम कोर्ट जाएंगे तो मुझे लगता है कोर्ट बिल्कुल क्लियर करेगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल की यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें आर्टिकल 29 और 30 का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो नहीं दिया जाता। ये एक इशू है और मुझे लगता है क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी, खासतौर से जामिया मिलिया की जब हम बात करते हैं तो वो, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं वो, ये दोनों ही यूनिवर्सिटियां सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, इसलिए इनमें ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी पहले ही कह चुका है कि नहीं साहब ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें ये सब गफलत चल ही रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोर्ट को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए और पार्लियामेंट में भी इस विषय पर एक चर्चा होनी ही चाहिए ताकि बिल्कुल साफ क्लियर हो सके और इस पर एक गवर्नमेंट ऑर्डर ऊपर से पास होना चाहिए। बिल्कुल। दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, कोरोना के इस महामारी से ऊपर उठकर कहीं हिंदुस्तान अब लड़खड़ाहट से अपने पैरों पर चलने की स्थिति में कोरोना वॉरियर का सम्मान कराए, जगह जगह उनको प्राइज दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर ऐसे लोगों का सम्मान करें। ऐसे में इसी कार्यकाल में कोरोना के समय जिसने अपने जीवन को जान हथेली पर लेकर जिस विश्वविद्यालय की 20-22 साल सेवा की, उनको ही सजा दी जा रही है। देखिए है क्या, कोरोना को इस यूनिवर्सिटी ने अवसर की तरह देखा। हाँ, और अवसर की तरह कैसे देखा कि कोरोना में जो सैनिटाइजेशन करने वाले लोग अलग से चाहिए थे, यानी कि संख्या ज्यादा करनी थी, तो उन्होंने एक नई भर्ती खोल ली और भर्ती खोलकर उनसे काम करवाना शुरू किया। और उन्होंने ये सोचकर उनसे काम करवाना शुरू किया होगा कि इनको रिप्लेस करना, इन लोगों को रिप्लेस करना, क्योंकि अगर आप 24 आदमी निकाल देंगे तो काम तो कोई ना कोई करना, और सफाई कर्मचारी का काम इतना रहता है कि वो अगर 2 कम कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाएगी। इसलिए उनको रिप्लेस तो करना ही था, कोई ना कोई तो काम करेगा ही। तो उन्होंने क्या किया, पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखा और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखने के बाद तब इनको रास्ता दिखाया। और कानून का एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पर हूं, संविदा पर काम कर रहा हूं, तो मेरे को दूसरा संविदा कर्मचारी रिप्लेस नहीं कर सकता, ये कानूनी पहलू है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले उसके सैनिटाइजेशन के नाम से रखा और सैनिटाइजेशन नाम रखने के बाद इनको हटा दिया। और इनको हटाया, ये भी कोरोना का ही काम कर रहे थे, ये भी वही काम कर रहे थे, लेकिन ये रिप्लेस करने का एक मेथड ढूंढा किसी को परेशान करने का। और ये मेथड मुझे लगता है कि कोरोना के टाइम पर जो इन्होंने किया, ये पनिशेबल होना चाहिए ये एपिडेमिक एक्ट के द्वारा। और खासतौर से एपिडेमिक एक्ट में अगर प्रावधान देखे जाएं तो उसमें इस प्रकार के हैं कि इन लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता, इनको किसी प्रकार से अवहेलना नहीं की जा सकती, इन पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगाया जा सकता। ये सारी व्यवस्थाएं जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटिवली, जब तक कि कहीं से मिसमैनेजमेंट ना आए, तब तक इनको छुआ भी नहीं जा सकता। लेकिन कोरोना का जो मिसयूज है वो भी हमारे देश में ही होता है। मैंने जम्मू कश्मीर का इलस्ट्रेशन आपको पहले से बता कर रखा कि किस प्रकार से ये करने का प्रयास करते हैं, और खासतौर से एक विशेष समुदाय ही करता है ऐसा। अब वो मौलाना अली जौहर, जिनका उद्देश्य ही था दारुल इस्लाम बनाना, अब उनके
फॉलोवर्स अगर होंगे तो करेंगे क्या? वो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। भले ही सरकार देश में कोई हो, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी कर रहा हो, लेकिन जौहर के तो फॉर्मूले को ही अप्लाई कर रहे हैं ना वो। यूनिवर्सिटी का नाम भी वही है जी। अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय होता तो ये सारे नाम आ जाते हैं जिसका आप जिक्र करें, लेकिन ये जामिया मिलिया है भाई। इसके सामने केजरीवाल की क्या हिम्मत है? इसके सामने क्या आखिर जो सारे आपने नाम लिए वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि ये जामिया मिलिया है, खौफ है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। मैं दुबे जी को इसी प्रश्न पर पूछूंगा कि ये जो बात इस कॉलर ने कही, ये सारे लोग इस यूनिवर्सिटी के सामने आकर ये अपना ड्रामा नहीं कर सकते? दुबे जी देखिए, इनको ड्रामा करने के बजाय के साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट में भी जाना चाहिए, इन्हीं को जाना चाहिए। कम से कम ये जो 100 लोग चिट्ठियां लिखते हैं सेकुलरिज्म के नाम से, ये जो आजाद वापसी गैंग है, इन गैंगों को कम से कम इतनी बात तो बताई जानी चाहिए। कुछ करे न करे, अपनी बात तो स्टेटमेंट तो दें। एक ट्वीट ही कर दें छोटा सा, उस ट्वीट में लिख दें कि महाराज कि भाई साहब ये गलत हो रहा है और मैं इस गलत का विरोध करता हूँ। तो समझ में आएगा कि वाकई में ये जो सरकार बनाकर बैठे हैं सेकुलरिज्म के नाम से, पिछड़ों के नाम से, बिछड़ों के नाम से और दलित के नाम से, तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए काम करें। मैं आपको बताऊं कि जब जम्मू कश्मीर का विवाद चल रहा था और स्वीपर्स की बात चल रही थी, तो देश में दलित राजनीति करने वालों से मैं व्यक्तिगत मिला जाके, और मैंने उनसे कहा कि आप एक स्टेटमेंट तो दे दीजिए, दलितों के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत गलत हो रहा है। तो उनके जवाब क्या होते थे? वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर में हमें वोट नहीं मिल रहा, हमारी राजनीति नहीं है, हमारी राजनीति जहां पर होती है वहां पर हम दलितों का सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ? तो आप सोच लीजिए कि ये 100% वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं। दलितों का हित करना और चिंता करना बहुत बड़ा इशू नहीं है इनके लिए। इनके लिए अगर दलित वोट बैंक है तो ठीक है, दलित वोट बैंक नहीं है तो इनके लिए बेकार है वो। जी दुबे जी, मैंने तो जामिया के विरुद्ध केवल एक लाइन बोली थी यूपीएससी जिहाद में, तो उसको लेकर वो मंत्रालय चले गए, पुलिस स्टेशन चले गए, कोर्ट चले गए, मेरे ऊपर एफआईआर के लिए अर्जी दे दी। लेकिन आज इन दलित भाइयों के प्रति मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, सामने नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इनको ये चीजें समझ नहीं आती। असल में क्या है कि वो एक गैंग है जिसको किसी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध, राज्य की सामाजिक समरसता विरोध, राष्ट्र में जो चिंतन है उसका विरोध कर जाएंगे वो, क्योंकि उनको किसी एक पार्टी से दिक्कत है, क्योंकि उनको एक लीडरशिप से दिक्कत है, क्योंकि उनको एक विचारधारा से दिक्कत है। और क्योंकि उनको विचारधारा से दिक्कत है, इसलिए उसको विचारधारा को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे और किसी भी लिमिट तक चले जाएंगे। राष्ट्रवादियों को कैसे झुकाना ही उनका उद्देश्य है। बिल्कुल दुबे जी, बीआरएस, आप एक बात तो समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई किसी जॉब पर है उसको हटाया नहीं जा सकता, और उसको हटाया गया है तो किसी न किसी प्रावधान के तहत ही हटाया जा सकता। तो वीआरएस देने की प्रक्रिया ये है कि 50 वर्ष की आयु के बाद अगर किसी व्यक्ति की क्षमताएं कम हो गई हैं और वो काम करने में सक्षम नहीं है, तो फिर उससे आग्रह किया जाता है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है वो अपनी स्वेच्छा से कहता है कि अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, आप हमें वीआरएस दे दीजिए। नहीं तो अगर पहले आग्रह करने के बाद भी वो नहीं जाते हैं तो फिर उस पर कार्रवाई शुरू होती है, उनको वीआरएस के लिए अग्रसर किया जाता है, मतलब प्री मैच्योर रिटायरमेंट उनको दिया जाता है। वो एक कानूनी पहलू है, वो ऐसा नहीं है कि हमने नोटिस लेकिन उदित राज को उसकी तुलना इससे कर रहे हैं 20-22 साल जॉब कर निकालने वालों से। नहीं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर 2 वर्ष में वो ये कह रहे हैं कि 2 वर्ष में बाकी को परमानेंट कर दिया जाता है और हमको 22 साल के बाद भी परमानेंट नहीं किया जाता है, इवन हमको अवार्ड के रूप में भारत के रास्ता दिखा दिया जाता है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिडिटी है बहुत बड़ी। ऐसा किया ही नहीं जा सकता। आप किसी को भी अगर बाहर करते हैं तो बाहर करने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों बाहर कर रहे हैं, उसको एक लीगल नोटिस देना पड़ता है। उस नोटिस के बाद उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो क्यों, क्या उसकी अक्षमताएं हैं। अगर उसने मिसमैनेजमेंट किया है, उसने चोरी की है, उसने कुछ और गलत बात की है, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ गड़बड़ किया है, या किसी की अवहेलना की है, तो फिर आपको उसके साथ एक पैनल बनाकर रखना पड़ता है। उस पैनल के सामने उसको प्रेजेंट होना होता है, उसके बाद की प्रक्रिया शुरू होती है, उससे पहले नहीं शुरू होती है। ये सीधा नोटिस पकड़ाकर बाहर कर देना, ये हमारे यहाँ की लीगल व्यवस्थाओं में नहीं है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर क्यों ना हो। बिल्कुल।